नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। प्रवासी राजस्थानी, एक उम्मीद जिसकी तरफ राजस्थान सरकार देख रही है। उम्मीद इसलिए क्योंकि वापस राजस्थानियों को अपने घर लौटाने के लिए, पावनों को वापस अपने घर लाने के लिए, जो विदेश में रहकर राजस्थान के जो सपूत हैं, विदेश में रहकर या फिर राजस्थान से बाहर रहकर पूंजी कमा रखे हैं, वो अपनी माटी का कर्ज चुकाएं और राजस्थान के विकास के लिए भी कुछ करें। उम्मीद भी अच्छी है, लेकिन उस उम्मीद को लेकर जो कोशिशें की जानी चाहिए, उन कोशिशों में 10 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में होने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर न सिर्फ सरकार को उम्मीद है, बल्कि उन प्रवासी राजस्थानियों को भी उम्मीद है, जो एक मौके का इंतजार कर रहे थे कि वापस उन्हें घर लौटने का एक बहाना मिले। खैर, इन सब के बीच ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके घर लौटने की कोशिशों को अंजाम देने की दिशा में हम उनके लिए कितनी सहूलियतें दे रहे हैं। प्रशासन के साथ उनको किस तरह से उनका तारुमार, एक तरह के कि उनकी जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए एक ऐसा रास्ता, एक बढ़िया आसान रास्ता सुझाया जाए ताकि वो लौटे और राजस्थान के लिए भी अपना माटी का कर्ज चुकाने के लिए भी बहुत कुछ करें। और इसी उम्मीद में 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की थी। लेकिन इन सब कोशिशों के बीच पहले भी जो कोशिशें रही हैं, उनमें क्या फेल्योर रहे हैं, उनसे क्या सबक लिया जा सकता है, और अब जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें क्या उम्मीदें हैं और किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए, क्या प्रवासी राजस्थानी मांगते हैं, इन सब का एक मंथन करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता के तौर पर आरपी विजय जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ प्रतीक सिंह जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दाधीच जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उमेंद्र जी, आपसे चर्चा करना शुरू जाएंगे। इसको राजनीतिक दिशा बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले एक समीक्षात्मक आपसे थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहेंगे। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, चाहे गहलोत की बात करें या फिर हम बात करें वसुंधरा राजे की सरकार की, उनके बाद वापस एक बार फिर कोशिश की जा रही है। पहले की जो कोशिशें थी उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि जो साइन होते हैं एमओयू और उनके साथ जो आंकड़े सामने आते हैं वो इतने बड़े आते हैं कि अखबार के 8 कॉलम में नहीं आते। लेकिन अब वापस वो कोशिश की जा रही है। आपको एक समीक्षा के तौर पर अगर मैं इसमें कुछ बात आपसे सुनना चाहूं, क्या लगता है आपको इस तरह की कोशिशों में, क्या पहले की तरह की कुछ जो कोशिशें थी उससे इतर कुछ बेहतर आपको दिख रहा है? सर, आपका आपका फोन म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कर लें माइक। जी। जी। मैं प्रभाष जी ये निवेदन करना चाह रहा था। आपको आवाज आ रही है? जी। देखिए, हमारे जो प्रवासी राजस्थानी है वो चाहते हैं कि राजस्थान में निवेश हो और राजस्थान के विकास में उनका योगदान हो, लेकिन इसके लिए सरकार को वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। सरकार को उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी। यानी कई दफा क्या होता है कि रेस्टोरेंट राजस्थानी जो भी आयोजन होते हैं उससे प्रवासी आके लंबी चौड़ी घोषणा तो हो जाती है, एमओयू हो भी जाते हैं, लेकिन क्रियान्वित इसलिए नहीं हो पाते कि कई दफे सरकार से जो उम्मीदें लेके आते हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में पहला दायित्व ये बनता है सरकार का, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम यदि किसी को निवेश के लिए लाते हैं तो उसमें अनुकूल माहौल दें, नौकरशाही से उन्हें मुक्त रखें। यानी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं, उस सपने को साकार करने में प्रशासन का योगदान होना चाहिए, सरकार का योगदान होना चाहिए। यदि इस प्रकार का माहौल मिलेगा तो मैं समझता हूँ एमओयू सफल होंगे और ये राजस्थान की जो इतने प्रवासी है वो यहाँ निवेश करने के लिए खुशी खुशी आएंगे। लेकिन क्या होता है कि एक आयोजन हुआ, आयोजन में हमने उनसे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, सरकार ने ये कहा कि हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन उसके बाद में उसकी क्रियान्वित नहीं होती। यानी कोई भी आयोजन होता है, जैसे राजस्थान जो भी आयोजन हुए उसमें तय होना चाहिए कि जो एमओयू हुए हैं वो विद इन 6 मंथ या 5 महीने 2 महीने में इनको क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से विभाग बनाना चाहिए। यानी क्या होता है कि बड़े बड़े आयोजन होने के बाद में हमने जिनसे एमओयू किया सरकार भी भूल जाती है, उनपे कोई प्रशासन उनसे जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल भी नहीं होता है। मैं कुल मिला के सकता हूँ तालमेल की कमी के कारण एमओयू नहीं हो पाते। एमओयू यदि आपने किया है राजस्थान के विकास के लिए, देखिए मैं मानता हूँ चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इन्होंने राजस्थान के विकास के लिए सबने अपने अपने स्तर पर योजना बनाई और प्रवासी राजस्थानी भी इस दिशा में चाहते हैं। आपको ध्यान होगा चाहे बिड़ला हो चाहे डालमिया हो, कोई भी हो, सबने राजस्थान में शेखावाटी में हम जाके देखें तो सरकार ने जितना काम किया है उससे ज्यादा तो हमारे प्रवासियों ने किया है, तो उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। लेकिन हमारा दायित्व बनता है उनके जो भावना है उनकी कद्र करें, उन्हें सुविधाएं दें, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। यदि हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कभी ऐसा होगा नहीं कि इतने एमओयू हुए इतने सफल नहीं हुए। ऐसी स्थिति जो होती है
वो होगी नहीं। मुझे उम्मीद है कि सरकार हाँ, एक बात अच्छी लगी इस भजनलाल सरकार की कि उन्होंने सरकार बनते ही ये आयोजन किया। इससे क्या हुआ कि एक उनको समय मिल गया। लेकिन हमेशा क्या होता है, जब सरकार जाने का समय होता है तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं और उस समय एमओयू क्रियान्वित नहीं हो पाते। तो इसमें मानता हूं कि भजनलाल जी की सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है। इस पहल को अच्छा नतीजा है, इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे कि एक अलग से विभाग इसका हो, वो विभाग इसकी मॉनिटरिंग करे, उनको बुलाए प्रवासियों को, उनसे पूछेंगे भाई आपने जो एमओयू किए थे उन्हें क्या परेशानी आ रही है आपको, वो क्रियान्वित क्यों नहीं हो पा रहे। यानी आप देखिए राजस्थान में आप कहीं भी देख लो, खड्डे में भी पैसा है यहाँ। यानी यहाँ के जो लोग हैं इतने अमीर हैं कि हम चाहें तो मैं बड़े शब्द नहीं कह रहा, हम चांदी की सड़कें बना सकते हैं, सोने के छज्जे बनवा सकते हैं, लेकिन कब होगा जब हमारी मंशा अच्छी होगी, हमारे उमेंद्र जी सहयोग जी आपने आयोजन किया, कार्यक्रम किया, बढ़िया भोजन हो गया, इससे काम निकलने वाला। उनको बुलाइए। उमेंद्र जी आपने बात सही कही। देखते भी हैं हम इन दिनों, देखिए जो भी राजस्थान के जो लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अमेरिका में एक बहुत बड़े व्यापारी है जो अभी शादी कर रहे हैं अपने राजस्थान में, और उसमें शामिल होने के लिए कौन आए हुए हैं, ट्रंप के बेटे और बहू आए हुए हैं। देखिए वो अपने वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जयपुर आते हैं, वो राजस्थान आते हैं, लेकिन अब उनको उद्योग के लिए भी यहाँ आना पड़े, मतलब वो यहाँ पर आते तो हैं लेकिन उनके आने का मकसद और व्यापारिक भी हो ताकि राजस्थान को भी उससे कुछ फायदा हो। इसको लेकर जो कोशिश है उनको लेकर आपने अच्छी बात कही है। विजय जी देखिए ये बात तो सही है कि सुविधाएं और सुरक्षा की वो मांग करते हैं, और भजन लाल सरकार ने कोशिश भी की है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उन प्रदेशों में जाकर रोड शो किए हैं, वहां पर उनके साथ सीधा संवाद किया है, उनसे पूछा है उनको क्या चाहिए। लेकिन पिछली सरकारों के अनुभव से आपको क्या लग रहा है, किस तरह की और कोशिशों को आपको बढ़ाना पड़ा, पिछली सरकारों की क्या कमी आपको नजर आई जिसकी वजह से उस तरह के आंकड़े नहीं आ पाए और आप उस तरह के आंकड़ों को लेकर आ पाएंगे 10 तारीख को? अनम्यूट कीजिएगा माइक को। जी आ रहा मेरा जी। प्रभात शर्मा जी, सबसे पहले तो जन टीवी के सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात ओमेंद्र जी कह रहे थे अभी कि भाई बेसिकली क्या है कि फर्स्ट ईयर में हमने जो आपको ध्यान हो भजनलाल सरकार का जो फर्स्ट ईयर था उसके अंदर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हमने की थी, और उसी के अंदर हमने ये बता दिया था कि हम हर साल एक राजस्थान प्रवासी दिवस हम मनाएंगे, और अब तो ये डेट भी डिक्लेयर हो गई कि 10 दिसंबर को होना है। तो ये चीज हमने की है। पहले की जैसे नीति अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले भी कांग्रेस ने भी किया था, और उनके जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो भी थे उन्होंने काम किया, बट उन्होंने लास्ट ईयर में किया, तो उनको ये सिर्फ वो धरातल पे नहीं लेके आ पाए। और मैं बताऊं कि 37.5 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए हैं, उसमें से 7,05,000 करोड़ के हमारे एमओयू धरातल पे भी आ गए हैं, और 20 यूनिट हमारी स्टेब्लिश होने जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि इनका प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म में आप बताऊं राजस्थान फाउंडेशन, ये प्रवासी दिवस के लिए हमने क्या राजस्थान फाउंडेशन बना रखी है, उसके 26 चैप्टर अलोंग मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड बने हुए हैं। वो 14 तो पहले थे और 12 तो पहले थे, 14 और बनाए हैं। तो आप ये देखो कि किस तरीके से मोनिटराइज हो रहा है, हम इसको मॉनिटरिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है उमेंद्र जी की बात की, एमओयू तो हो जाते हैं पर धरातल पे कैसे आएंगे, ये धरातल पे हम लाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और आपको आइडिया भी होगा कि हमने जो 7,05,000 करोड़ के एमओयू हमारे धरातल पे आ गए हैं, उन पे काम चालू हो गया है, हमने उसके लिए जमीनें भी दे दी है। आपको मैं बता दूं कि अभी तक 1428 एमओयू के लिए हमने 56,347 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है, और रिक्को ने 1327 एमओयू के लिए 347.45 हेक्टेयर जमीन दे दी है। तो ये धरातल पे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। और आपको जाना अच्छे तरीके से मालूम होगा कि दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर जो जा रहा है, उसके साथ ही हमने क्या किया है कि एक विकास के लिए हमने पाली और मारवाड़, जो पाली जोधपुर मारवाड़ जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं, उससे आपको देखो कि किस तरीके से हम उसको लिंक कर रहे हैं, ताकि हम उसके लिए हमने कितनी बड़ी जमीन आवंटित करी है और किस तरीके से हम औद्योगिक क्षेत्र ला रहे हैं। तो ये काम धरातल पे हो रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि कोई उस पर किया है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, हर आदमी जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, कोई भी सरकार उससे काम करती है, बट बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो लो या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हो रहे हो। आज की तारीख में हमने जो हमारी कमियां थी, चाहे पानी की कमी हो, चाहे विद्युत की कमी हो, चाहे सोलर की हो, चाहे विंड की हो, हमने सबके लिए काम कर रहे हैं। और हमारा सबसे ज्यादा, अगर आपने ध्यान देखा होगा,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप इंडस्ट्री नहीं ला सकते। ये बात सही है और ये हम करने बिल्कुल, जा रहे हैं। देखिए ये बात भी सही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले जमीन की जो दुविधाएं हैं उनको अगर दूर किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं तो खड़ा होगा जब जमीन का आवंटन होगा। और उसको लेकर आपका ये कहना है कि जमीनों का आवंटन नहीं, आपने बता दिए आंकड़े, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपने जो आंकड़े दिए उससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा काम करने का जो तरीका है, जब कदम कदम को आगे बढ़ाते हुए हम जो रफ्तार हमको पकड़नी चाहिए वो रफ्तार आप पकड़ चुके हैं, आपका ये कहना। ठीक है, हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रतीक जी भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, अब एक बात उमेंद्र जी ने कही थी और जो विजय जी, माफ कीजिएगा, विजय जी ने कही थी, उन्होंने ये कहा था कि देखिए पिछली सरकार ने ये किया कि जाते जाते इस तरह के आयोजन किए, जब उनके पास समय ही नहीं है तो किस उम्मीद में उन्होंने आयोजन किया। अगर मान लीजिए उनको इंप्लीमेंट करना था तो उसके वक्त के लिए शुरुआत में इस तरह के आयोजनों को किया जाना चाहिए था। और यही कोशिश भजनलाल सरकार की रही है कि उन्होंने आते ही पहले साल में इन प्रवासी राजस्थानियों को बुलाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, निवेश के लिए उनको छुआ है, उनके लिए एक मंच तैयार किया है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की कोशिशें अगर शुरुआत से कर रहे हैं तो उस अंजाम तक पहुंच पाएंगे जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदन में भी कहते हैं, सदन से बाहर भी, जहां जहां निवेश के लिए राजस्थानियों के बीच में जाते हैं उनके बीच कहते हैं? या आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुझाव आप अपनी तरफ से दे सकते हैं? प्रभात जी, देखिए कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने लास्ट के समय पे किया था, मगर ये भूल जाते हैं कि 2 साल, शुरू के 2-2.5 साल तो कोविड में थी पूरी दुनिया ही। मैं गलत तो नहीं कह रहा। 2020, 2021, 2022 मिड तक कोविड था पूरी दुनिया के अंदर, और जैसे ही कोविड की स्थिति सही हुई उसके बाद राजस्थान सरकार ने किया। अब ये कह रहे थे अभी 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू इन्होंने किए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं 43 लाख करोड़ रुपए के कर दिए, कोई कहता है 35 लाख करोड़ के कर दिए, कोई कहता है 33 लाख करोड़ के कर दिए। तो वो जो आंकड़े हैं वो मुझे लगता है ना तो मुख्यमंत्री जी के पास में सही है, ना जो हम मेरे साथी यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं उनके पास सही है, ना कोई जो विज्ञापन चलवाते हैं उनके पास में सही है। तो पहले तो आंकड़ों को दुरुस्त करिए। दूसरी बात, अगर 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे आ चुके हैं तो फिर राजस्थान सरकार को उससे कितना कितना लाभ हुआ ये भी बताना चाहिए। क्योंकि जो ये कर्जा 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 कर रहे थे, जो 70,000 करोड़ 70,000 पर पर्सन बता रहे थे हमारी सरकार में 2023 में कि कर्जा हो गया है, तो इन्होंने तो वो 1 लाख रुपए प्रति पर्सन कर दिया। कर्जा लिया है इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा पहले साल में लिया है और 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा दूसरे साल में लिया है। अगर 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे आ गए तो कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर तो पैसा आना चाहिए था ना, फिर तो सरप्लस होना चाहिए था ना। लेकिन वो बताएंगे नहीं कि उससे कितना फायदा हुआ। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा से यही कह रही है कि इनके जमीनों का ही खेल चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब राइजिंग राजस्थान हुआ था तो जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए थी उसके साथ 1,000 करोड़ रुपए के एमओयू कर लिए। और मैं पर्सनली कम से कम 3 या 4 कंपनियों को ऐसो को जानता हूं जो धरातल पे ना तो थी ना अभी काम कर रही है और उनको जमीन दे दी गई है। तो ये जमीनों का खेल चल रहा है, अपने नजदीकी लोगों को जमीनें दी जा रही है और जमीनें खाई जा रही है, सिर्फ यही खेल चल रहा है। चौथी बात, कल परसों 3-4 दिन पहले अभी एक प्रवासी राजस्थानी विभाग बनाया गया। मुझे समझ में नहीं आया क्यों बनाया गया। अभी आरपी विजय जी कह रहे थे कि राजस्थान फाउंडेशन ऑलरेडी चलता है। 2001 में अशोक गहलोत जी की पहली सरकार ने उसकी नींव रख दी थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 26 चैप्टर हैं उसके, जो अलग अलग समय पे काम करते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं। मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत जी रहे हो चाहे वसुंधरा जी रहे हो, उनसे मिलते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आते हैं। लेकिन जब राजस्थान में जो वास करते हैं, जो रहते हैं, उनके लिए ही सुविधाएं नहीं है, तो आप सोचिए कि प्रवासी कैसे आएंगे। या राजस्थान में रहने वाले तो कभी दलितों के बच्चे स्कूल की छत के नीचे दब करके मर जाते हैं, कभी एसएमएस के अंदर अगर इलाज कराने आम आदमी जाता है तो वहां जल करके मर जाता है, अगर आम आदमी बसों के अंदर सफर करता है तो वहां मर जाता है, नकली दवाई खाने पीने से, जो खांसी की दवाई से, उससे बच्चे मर जाते हैं। और राजस्थान में अभी आया कि पिछले 2 साल में 25 नकली दवाई मिली है। हर दिन आप देखिए, कभी एसएमएस के अंदर सुविधाएं नहीं है, कभी दवाई नहीं है, नकली दवाइयां हैं। और अभी उमेंद्र जी कह रहे थे कि हम चांदी की सड़क बना सकते हैं। अरे हमें चांदी की सड़क नहीं चाहिए, आप तो जो डामर की सड़क बनती हम लोग इतने सक्षम हैं, आप इसको तर्क कीजिए। मैंने कहा आप बीच में मत बोलिए ना, आपका टर्न आएगा तब आप बोलना। उमेंद्र जी मैं करता हूं संशोधित। उन्होंने कहा है कि मैं कर रहा हूं उमेंद्र जी मैं बता रहा हूं उनको, उन्होंने ये कहा है कि अगर
जितने हमारे यहाँ से इतने आसामी राजस्थान के इतने लोग बाहर हैं, उनके पास इतना अकूत पैसा है कि अगर वो राजस्थान में आ जाते हैं तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। ये एक प्रभात जी, उपमा के मेरी तौर बात पर तो है। पूरी होने ही जी नहीं दी, आपने भी नहीं होने जी दी ना ओमेंद्र जी ने होने दी। नहीं मैंने मैं कह रहा आप ही के पास लौटने के लिए हूं। बीच में ओमेंद्र आप जी, दोनों ओमेंद्र जी, बीच एक में मिनट बोल रहे बात, हैं। देखिए, मैं आप ही के पास लौटूंगा। ओमेंद्र जी, एक बार वो बात अपनी पूरी कर ले, फिर मैं मैं आपके पास ओमेंद्र जी की जी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि कह रहे थे कि इतने सारे हाँ लोग हैं कि चांदी की सड़क बना सकते हैं। अरे चांदी की छोड़िए, डामर की सड़क बना दीजिए। प्रभात जी, आपको याद होगा पिछले 6 महीने में हजारों डिबेट हुई है कि राजस्थान के अंदर और खासकर जयपुर में, और जिसमें भी जी मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर सड़कों की हालत क्या है। मैं आज अभी जहां रहता हूँ, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर का मानसरोवर। यहाँ सड़कों की हालत देख लीजिए क्या है। अरे डामर की सड़क बना नहीं पा रहे हो अपन, हम क्यों उनको बोल रहे कि चांदी की सड़क नहीं चाहिए जनता को। डामर की सड़क आप बना समझ दीजिए, नहीं तभी पा प्रवासी आएंगे। नहीं 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 आ रहे जी, बोलिए जी। नहीं, मैं यही मैं कह रहा हूँ कि आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रह रहे हैं लोग यहाँ पे राजस्थान के अंदर, उनके लिए ठीक है, जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, जो ठीक है, जो लगातार प्रशासन की कमी चल रही है, जो दवाइयों की कमी चल रही है, जो और चीजों की कमी चल रही है, जब तक वो नहीं सुधारेंगे, तब तक प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सुधारिए, उसके बाद ये सारे काम कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए उमेंद्र जी, ये बात तो सही है कि सरकार अपनी मंशा पूरी रखती है, बात भी पूरी करती है, लेकिन हर्डल कहाँ आता है कि सीधा जो एक जब कार्यक्रम होते हैं तो सीधा संवाद सरकार से या फिर उनके मंत्रियों से और विभागों अधिकारियों से, उनसे मंत्रियों से या फिर मुख्यमंत्री से हो जाता है। लेकिन जब उनको आगे के लिए संपर्क करना होता है तो ब्यूरोक्रेसी के लोगों से उनको दो चार होना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि सीनियर जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनको तैनात कर दिया और उनको कहा कि आगे का फॉलोअप आप लेते रहें। लेकिन अभी भी जो पिछले अनुभव हैं वो ये कहते हैं कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो ब्यूरोक्रेसी है, हालांकि सिंगल विंडो सिस्टम कहा जाता है कई बार, लेकिन उनको 28 में से 26 अगर सर्टिफिकेट लेने पड़े ना तो उसमें उनको पैसा देना पड़ा। ऐसे बयान उनके उद्योगपतियों के सामने आते हैं कि मैंने 28 यहां पर लाइसेंस मुझे मेरे एक उद्योग के लिए लेने पड़े, उनमें 26 में मुझे पैसा देना पड़ा। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी जो बीच में चीजों को, व्यवस्थाओं को, जिनका आरोप लगता है जिन पर की बराबर यही व्यवस्थाएं बिगाड़ रही हैं, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे वो, क्या आपको इसके लिए निदान नजर आता है? किस तरह से सीधी मॉनिटरिंग की जाए ताकि व्यवस्थाएं सुधरें और जो सरकार की मंशा है वो प्रशासनिक व्यवस्था से होते हुए उनको मिल जाए? प्रभात जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एमओयू होते हैं उन्हें पहले हमको तय करना चाहिए कि हम इस इन क्षेत्र में एमओयू करेंगे। पहले गाइडलाइन तय होनी चाहिए। हम खाद्य प्रसंस्करण में करेंगे, हम पर्यटन में करेंगे। आप ये नहीं कि आप आए किसी भी चीज के लिए ले आए अपनी योजना, पहले सरकार से बैठ के बातचीत होनी चाहिए कि हम यहाँ इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, आपके पास क्या साधन संसाधन हमें देंगे, उसके बाद एमओयू होनी चाहिए। पहली बात। सेकंड बात यह है कि जो विभाग है इसका एक अलग से निदेशालय होना चाहिए, अलग से इसका सेक्रेटरी होना चाहिए, अलग से इसके कर्मचारी होने चाहिए, ताकि उसकी समय समय मॉनिटरिंग होती रहे। जैसे कि मेरे कांग्रेस के साथी मित्र बता रहे थे कि अशोक गहलोत जी के समय में विभाग बनाया गया, लेकिन विभाग बनाने की बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बनाया, बहुत काबिल स्वागत है यदि उन्होंने ऐसा बनाया है तो। लेकिन साथ साथ नहीं होना चाहिए आपने उसको, उस विभाग को क्या साधन संसाधन दिए, क्या उसकी मॉनिटरिंग हुई, क्या उसका अलग से निदेशालय बनाया, क्या हमने उसका अलग से सेक्रेटरी बनाया। जब तक उसकी चेन नहीं बनेगी विभाग की, काम हो ही नहीं पाएगा। यानी विभागीय, जब तक हम विभागीय दायित्व नहीं सौंपेंगे काम हो ही नहीं पाएगा। तो विभागीय दायित्व का यानी होना चाहिए कि हमें राजस्थान में सबसे अधिक आवश्यकता है एजुकेशन के क्षेत्र में एमओयू की, हमें आवश्यकता है सबसे ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण में, हमें आवश्यकता है मेडिकल के क्षेत्र में। आप ये चीज लेके आइए, इनके प्रस्ताव लेके आइए, सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। यदि मानिए कई दफा क्या होता है कि एमओयू हो जाता है 50,000 करोड़ का, बाद में जो निवेशक है उसके सामने क्या समस्या होती है, क्या उसकी पोजीशन होती है, वो क्यों नहीं कर पाता है, तो ये सब बातें आयोजन से पहले तय होनी चाहिए, इनसे टेबल पे बात होनी चाहिए। यानी इस प्रकार की बातें होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राजस्थान का विकास होगा। मैं जो ये कह रहा था, मेरे साथी कह रहे थे, मैंने कोई बीजेपी की बड़ाई नहीं की, मैं ये कह रहा था कि हमारे प्रवासी राजस्थानियों में, हमारे भामाशाहों में इतनी ताकत है कि वो राजस्थान का विकास करने में सक्षम है। यानी इतनी, हम पूरे देश का विकास करते हैं, राजस्थान तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। हमारे यदि निवेशक सोच ले तो राजस्थान की कायाकल्प कर सकते हैं। हमारे यहाँ के जो भामाशाह है पूरी दुनिया में छाए हुए, पूरी विश्व में हमने काम किया है। तो हमारे निवेशकों को बुलाना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आपने जो एमओयू किया है उसके समय अवधि तय होनी चाहिए।
ये सब बातें तय होगी तो मैं समझता हूँ एमओयू बिल्कुल सफल होंगे। सरकार की मंशा पे भी हम कोई प्रश्न नहीं लगा रहे, हम विपक्ष की कार्यशैली पे भी प्रश्न नहीं लगा रहे। ये दोनों व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष होकर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए ये दोनों जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब मंतव्य यहाँ पे ये है कि राजस्थान की सरकार चाहे किसी की भी हो, एमओयू करने से पहले उसकी प्लानिंग हो, उसको क्रियान्वित कराने के लिए आपके पास आगे की योजना होनी चाहिए। मेरा कहने का मंतव्य ये है। जी विजय जी, ये बात तो दोनों ने कही, सही कही। प्रतीक जी ने भी जैसे बताया कि जिसकी वैल्यू नहीं है कागजों में, उसके साथ हजारों करोड़ के एमओयू कर लिए गए। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसा इन्होंने भी इशारा किया उमेंद्र जी ने कि पहले कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी क्या कौन से एरिया में काम करना चाहती है, उसका बैकग्राउंडर क्या है, उसके बाद उनसे एमओयू साइन हो। शुरुआत ये होती है कि आंकड़े बड़े होने के लिए बड़े बड़े एमओयू साइन कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े आंकड़ों के, लेकिन जब बाद में धरातल पर निकलकर चीजें सामने आती हैं तो पता चलता है कि जिनके साथ एमओयू साइन हो रहा है वो उस लायक ही नहीं है। और फिर उसी की वजह से जो आंकड़ा होता है ना कि जो इम्प्लीमेंटेशन का कि सिर्फ 25% हो पाए, 30% की ही क्रियान्विति हो पाई, इसकी वजह से ही होता है। तो आपने जाहिर तौर पर इस बात पे आपका भी ध्यान गया होगा, बीजेपी का भी, सरकार का भी ध्यान गया होगा, क्या इसका कोई समाधान निकालने की कोशिश की गई है यहाँ पर? देखो मैं आपको बताऊं प्रभात जी, आज की तारीख में स्टार्टअप क्या हो रहे हैं। स्टार्टअप क्या होता है कि 1 लाख के कैपिटल से काम चालू कर सकता है, वो 10 करोड़ का भी काम कर सकता है, 100 करोड़ का भी काम कर सकता है, 1000 करोड़ का भी काम कर सकता है। तो प्रतीक जी पहले तो अपने आप को यहाँ रेक्टिफाई आप कर लो। आज की तारीख में स्टार्टअप का जमाना है। स्टार्टअप के अंदर जिसके पास कैपिटल नहीं है ना, वो भी काम कर सकता है, सीड कैपिटल लेके काम कर सकता है। गवर्नमेंट उसको दे रही है, उसको सामाजिक संगठन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं दूसरी चीज, नहीं, ये दूसरी बात कह रहे थे, मैं इसको बहुत बढ़िया बात है। मैं विजय जी इसमें संशोधन ऐसा है, मैं विजय जी इसमें संशोधन ऐसा है, इसमें इतना सा संशोधन, इनका ये कहने का मतलब है कि भाई मान लीजिए वो कर सकता है इतना, वो उसको ये सुविधा मिली हुई है, लेकिन क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या उसके पास उतना अनुभव है कि वो उस क्षेत्र में ऐसा कुछ कर पाएगा, उसके लिए उसने क्या कोई प्लान दिया है, नहीं दिया है। ये इनकी बात है कि उन तैयारियों को देखा जाए। सरकार की तरफ से रियायत बहुत अच्छी बात है। जी प्रभात जी, मैं आपको 2-3 नाम गिनाता हूँ तो आपके सबके समझ में आ जाएगी। एक जिरोधा है, शेयर मार्केट में काम करता है, निखिल कामत है उसका नाम। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा ऐप के थ्रू काम चालू किया था। आज कितना बड़ा काम है उनका। मैं बायजूस का उदाहरण दे दूं तो उसमें सफल लोग भी असफल लोग भी हैं। मेरी बात तो आप समझो। देखो क्या आने वाला टाइम ना स्टार्टअप का है। और मैं आपको बता दूं, आज कितने यूनिकॉर्न हो गए हिंदुस्तान में। कांग्रेस के टाइम कितने यूनिकॉर्न थे? एक यूनिकॉर्न था। आज हमारे पास 150 के आसपास यूनिकॉर्न है। $1 बिलियन जिसका होता है ना, ये स्टार्टअप से बनता सर। तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। आने वाला काम, जहां तक बात है, ये कह रहे हैं कि भाई आपने 7 लाख करोड़ लगा दिया तो पैसा फिर जरूरत लेने का, आपको उधार लेने की क्या दरकार है। मैं इनको कहूं भाई अभी काम चालू हो रहा है, बड़ी फैक्ट्री कोई भी आती है, अगर 20 यूनिट 7 लाख करोड़ लगा रही है, उसका अर्थ या देखो कि कितना टाइम होगा। 3 साल के अंदर आती है वो। तो इनको ये एक्चुअली क्या, इन्होंने काम किया नहीं। काम जो कर रहा है उसको पता होता है किस तरीके से होता है। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं होता है। मैं कहता हूं कि धरातल पे, मैं ये नहीं कहता कि उनके टाइम पे काम नहीं हुआ, काम हुआ होगा, बट जो रफ्तार पकड़ी है, और जो हमारे भजन लाल जी है, मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, वो डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज की। वो जब जा रहे हैं, आपको सबको पता है, हैदराबाद गए, कोलकाता गए, मद्रास गए, वो क्या बोलते हैं, मुंबई गए, उसके अलावा बाहर जाके आ रहे। तो देखो क्या है, काम करने वाले को सामने दिखता है। और जो उन्होंने घोषणा करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले साल दिसंबर में, कि अगले साल हम इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमने एक अलग से दिवस मनाएंगे। और राजस्थान प्रवासी दिवस घोषित कर दिया। 10 तारीख को इन्होंने राजस्थान प्रवासी दिवस परमानेंट कर दिया। तो हर साल यही होना है। तो अगर हमारे प्रवासी आकर के हमारे राजस्थान में डेवलपमेंट का, विकास करने का सहयोग करते हैं तो कहाँ बुराई है। ये तो नई शुरुआत है और हम करने जा रहे हैं। मैं तो हमेशा करता हूं, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है, ये राजस्थान का मैटर है। आप राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से सोचो कि राजस्थान में काम हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है। देखो टाइम लगता है। मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ूंगा, फिर प्रतीक जी के पास जाऊंगा। देखिए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखें जिस तरह से संगठित अपराधों के आंकड़े बढ़े हैं राजस्थान में, क्या आपको उम्मीद है कि ऐसे में जो निवेशक हैं यहाँ पर उस सुरक्षित माहौल समझ पाएंगे? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे पॉक्सो एक्ट का था, उसको टाइम कर्टेल करके हमने 58 दिन किया है। हमने बलात्कार के केसेस में हमने 45 दिन किया है। जो संगठित अपराध है उनको हमने कम किया है। हमने तो हर चीज में हमारे तो कहना चाह रहा हूँ, संगठित अपराध रोज के इतने हो रहे हैं, ऐसे में कैसे सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे? 21 मिनट था, उसको घटा करके हम 13 मिनट किया है।
तो सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम इसी की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैं प्रतीक जी से काउंटर ले लेता हूँ आपकी इंडस्ट्री जाएगी। समय कम बचा है, मैं प्रतीक जी से काउंटर लेता हूं, कुछ कहना भी वो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में एक सवाल भी जोड़ना चाहता हूं। अब जो अभी 6000 प्रवासी राजस्थानियों के आंकड़े को लेकर यहाँ बात कही जा रही है, लेकिन प्लानिंग जो है बड़ी लॉन्ग टर्म आपको नहीं लगती? आप क्या लगता है आपको? क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में भी यही था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे कि हम इतने दिनों में ऐसा कुछ कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि 5 साल का आपके पास जितना समय है, अगले कार्यकाल में क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूर की बात है, लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी रखनी चाहिए कि आपके कार्यकाल में वो काम पूरे हो जाएं। ये भी एक बहुत बड़ी कमी रही है, चाहे हम पिछली सरकारों की भी बात करें जिसमें गहलोत की सरकार भी शामिल है। प्रभात जी, अभी स्टार्टअप की बड़ी बात की गई, मुझे पता नहीं कि सीए साहब कितना जानते हैं स्टार्टअप के बारे में, नहीं जानते। 2005-2015 से मैं खुद स्टार्टअप चला रहा हूँ। जब हिंदुस्तान के अंदर 300-400 जब स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, उसमें से मेरा भी एक था। और इनको शायद इनकी कार्यप्रणाली पता नहीं है। स्टार्टअप की कार्यप्रणाली मैं बता देता हूँ। स्टार्टअप के अंदर आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर या तो आपको सीड फंडिंग मिलेगी या वेंचर कैपिटल फंड मिलेगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। उससे पहले आप कोई सरकार के अंदर ये नहीं करके जा सकते कि उसके अंदर निवेश देखिए बीच में बोल रहे हैं। ठीक है प्रभात जी, मैं तो बोला नहीं बीच में। विजय जी आगे बढ़ने दीजिए। हाँ प्रतीक जी, ठीक है। तो अब मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ। ये खबर, ये लीजिए, ये खबर पढ़िए। ये खबर है कंपनी की जो लास्ट ईयर की जो वैल्यूएशन थी, जो उनका टर्नओवर 1 लाख रुपए का रहा। मतलब उन्होंने काम कितने का किया पिछले साल में? 1 लाख रुपए का। और सरकार ने उसके साथ एमओयू कर लिए 25,000 करोड़ के। कितने? 25,000 करोड़। आप सोचिए, उस कंपनी ने काम तो 1 लाख रुपए का किया है पूरे साल में ही। मतलब एक मजदूर भी होता है, वो भी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेता है पूरे साल के अंदर। उस कंपनी ने काम ही 1 लाख रुपए का किया और उसके साथ 25,000 करोड़ रुपए का काम कर लिया। अब उन्हीं कंपनियों को जमीनें दी जा रही है। तो ये पूरा जो खेल है वो जमीनों का खेल है प्रभात जी, ये समझ लीजिए। और अगर एमओयू कर लिए, भाई आप बता दीजिए, कोई एक वेबसाइट का लिंक मुझे बता दीजिए जिसके ऊपर आप डाल दीजिए 37,000 करोड़ के एमओयू कर लिए, 48,000 के कर लिए, 33,000 कर लीजिए, वो डाल दीजिए। और दूसरे पेज के ऊपर ये डाल दीजिए कि ये एमओयू, ये इसी जगह पर, ये जमीन पे, धरातल पे काम चालू हो गया है। मैं और आरपी विजय जी जाएंगे, मिलकर के वहां जाकर के देख लेंगे कि वहां काम चालू हो गया है कि नहीं हो गया। लेकिन कोई सरकार बताने को तैयार ही नहीं है कि कितने के एमओयू है। ना सरकार ये बताने को तैयार है कि कौन कौन सा काम धरा, सिर्फ लफबाजी चल रही है। कोई बोल जाएगा 7 लाख करोड़ के हो गए, कोई बोल देगा 6 लाख करोड़ के हो गए, कोई बोल देगा 10 लाख करोड़ के हो गए, कोई बोल देगा 33 लाख करोड़ रुपए हो गए। लफबाजी चल रही है मात्र, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि इन्होंने 58 दिन कम करके 58 दिन कर दिया। मैं आपको बता देता हूं और चैलेंज के साथ बता रहा हूं, जो पूरा प्रोसेस था, जो बलात्कार जब होता था उसके बाद में जो उसके अंदर चार्जशीट फाइल करने तक का जो समय था, वो वसुंधरा जी की सरकार में 435 दिन का था, जो हमने कम करके 54 दिन कर दिया था। अब अगर ये कह रहे हैं कि वो 58 दिन हो गया है, तो फिर इन्होंने कम किया है या बढ़ाया है, ये आप खुद देख लीजिए। तो पता नहीं कैसी लफबाजी करते हैं, कैसी बातें करते हैं। आप रोज के अखबार पढ़ लीजिए, हर दिन अपराध उसके अंदर भरे पड़े। किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। किसानों की आप कोई बात सुन नहीं रहे हैं। किसान को ना तो यूरिया मिल रही है, ना उसके फसल की दाम मिल रहे हैं, ना प्याज के दाम मिल रहे हैं। पता नहीं कौन सी लफबाजी कर रहे हैं। देखिए, हाँ, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, लेकिन देखिए इसको हम राजनीतिक पुट इसलिए दे रहे हैं। कई बार क्या होता है, विपक्ष एक जो कमियां बताता है वो एक तरह से सलाह के तौर पर ली जाती हैं, और जो समीक्षा की जाती है, जो निष्पक्ष होते हैं, जैसे पत्रकार से वर्ग से हमारे साथ उमेंद्र दादी जी बैठे हैं, उनका भी जो कहने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि सरकार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, उनको सलामी भी दी जानी चाहिए। प्रवासी राजस्थानी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई उनको एक ऐसा रास्ता दिखाए, कोई उनके लिए एक ऐसा सुलभ मंच उपलब्ध करवाए जहां से वो अपनी माटी का कर्ज चुका सके। लेकिन ये कर्ज सिर्फ उन प्रवासी राजस्थानियों को ही नहीं चुकाना, उस सियासत को भी चुकाना है जिस पर वो 5 साल तक, जनता जिसके भरोसे 5 साल तक रहती है। और चूंकि प्रवासी राजस्थानी यहाँ आएंगे तो सिर्फ उन्हीं के फायदे की बात नहीं होगी, सियासत को ही इससे अपने रिपोर्ट कार्ड को सुधारने में मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये उम्मीद की जाती है कि 10 तारीख को जो यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हो, वो अपने लक्ष्य को पूरा करे, और जो उनको चाहिए, सुरक्षा, जमीन, क्लियरेंस, जो भी उनकी प्रशासनिक जरूरत है, उनको आसानी से पूरा किया जाए। जो सलाह मिल रही है विपक्ष की तरफ से और निष्पक्ष की तरफ से, उन सलाहों पर अमल किया जाए, और उम्मीद करेंगे इन पर अमल होगा भी। और आने वाला वक्त जब हम अगली चर्चा करेंगे 10 तारीख के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि उन आंकड़ों के सफल क्रियान्वयन को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।